आपको चाहिए ठंडा ठंडा पानी। जब भी हम रैप सिंगिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हनी सिंह, बादशाह, गली बॉय और रफ्तार जैसे कई नाम गूंजने लगते हैं। लेकिन इन सबसे पहले 90 के दशक में किस सिंगर ने रैप सिंगिंग की शुरुआत की? मुझे करती हो तुम बातें irrelevant, इसलिए लैंडलॉर्ड का दिया नहीं रेंट। आई वांट टू। ये वो सिंगर था जिसे भारत का पहला रैप सिंगर होने का खिताब हासिल हुआ। कोई नहीं बोलता है, मैं भी नहीं बोलूंगा, ये तूने कैसे जाना मेरे यार। हे हे 90 के दशक में इस सिंगर ने युवाओं को अपना दीवाना बना लिया था। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में उदित नारायण और कुमार सानू के गाए रोमांटिक गाने सुने और गाए जाते थे। मेरा दिल भी कितना पागल है, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से। लेकिन इन सब के बीच एंट्री होती है इस रैप सिंगर की और लोगों को कुछ ऐसा सुनने को मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। चले है को हिरनी की जात, मैं तो जाऊंगा, पकड़ूंगा, छेड़ूंगा, गाऊंगा, बोलेगी वो नैना। ये थी रैप सिंगिंग। 90 के दशक में रोमांटिक और सैड सॉन्ग्स के बीच रैप सिंगिंग ने लोगों को अलग सी ताजगी का एहसास कराया। स्टार होटल पहली बार गया, मैंने देखा पानी से भरा स्विमिंग पूल आया, मैंने जब बोला बैठिए प्लीज। अपने गाने के अलग अंदाज से इस गायक ने 90 के दशक के मशहूर गायकों का सिंहासन हिलाकर रख दिया था। तूने कैसे जाना मेरे यार। हे हे देखो देखो कैसे चलती है वो हसीना जैसे। बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपने सिंगिंग टैलेंट से कड़ी टक्कर तक दे डाली थी। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया नहीं था, सीडीज और वीडियो एल्बम का जमाना था। उस वक्त में कामयाब होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि ना कोई टीवी शोज होते और ना ही रियलिटी शोज। उस समय में ये सिंगर एमटीवी पर छा गया था। बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर इस रैपर की लोकप्रियता से डरने लगे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अपने करियर की पीक पर इस रैपर को इंडिया छोड़कर सिंगापुर भागना पड़ा। सिर्फ एक गलती से बर्बाद हो गया था पूरा करियर। मेहनत से कमाया हुआ सारा पैसा डूब गया और अपने वक्त का ये मशहूर रैपर बैंकक्रप्ट हो गया। किस्मत का सितारा ऐसा डूबा कि फिर कभी उसकी चमक वापस नहीं आ पाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सिमी साहा और आप सभी का बायो बॉलीवुड चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे 90 के दशक के मशहूर रैप सिंगर बाबा सहगल के बारे में। फिर क्यों नहीं बोलते हैं आप सब मेरे साथ ठंडा ठंडा पानी। अगर आप भी बाबा सहगल की अर्श से फर्श तक की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे कि कैसे बाबा सहगल के करियर की शुरुआत हुई और कैसे इनकी कामयाबी इनकी तबाही का कारण बनी। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा सहगल का जन्म यूपी की राजधानी लखनऊ में 23 नवंबर 1965 को एक सिख परिवार में हुआ। इनका असली नाम हरजीत सिंह सहगल था। बचपन से ही बाबा सहगल को किशोर कुमार का गाना बेहद पसंद था। किशोर साहब के गानों में से उनका फेवरेट सॉन्ग था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक। बाबा कहते जब भी उनके घर पर कोई मेहमान आता तो उनकी माँ उनसे हमेशा किशोर साहब का गाना सुनाने के लिए कहती। लोग उनका गाना सुनकर काफी खुश होते और तालियां भी बजाते। बाबा के मन में अंदर ही अंदर एक ख्वाब पलने लगा कि वो भी बड़े होकर किशोर कुमार की तरह एक सिंगर बनेंगे। बाबा न सिर्फ सिंगिंग में अच्छे थे बल्कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थे। वो अक्सर अपने स्कूल में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेते और सोचते कि वो भी एक दिन मुंबई जाकर खूब नाम कमाएंगे। बाबा सहगल के घर वाले उन्हें प्यार से बब्बू कहकर पुकारते। उनके पिता सरकारी जॉब करते थे और वो चाहते थे कि बाबा सहगल भी अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई अच्छी जॉब करें और सेटल हो जाएं।
स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद इनके पिताजी ने इनका एडमिशन नैनीताल के जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक में करा दिया। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। सन 1987 में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और ये इंजीनियर बन गए। बाबा को लगा कि अब वो मुंबई जाकर अपना सिंगर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन बाबा के पिता नहीं चाहते थे कि वो मुंबई जाकर स्ट्रगल करें, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो मुंबई जाकर कामयाब नहीं हुए तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और कहीं वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। इसी कारण से उनके पिताजी ने उन पर मुंबई ना जाकर नौकरी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पिता की जिद के आगे बाबा ने हार मान ली और इन्होंने इलाहाबाद में नौकरी करनी शुरू कर दी। इसके बाद इन्हें दिल्ली में डेसू यानी दिल्ली इलेक्ट्रिकल सप्लाई अंडरटेकिंग में इंस्पेक्टर टेक्निकल की जॉब मिल गई। जॉब बहुत अच्छी थी। इनका काम बिजली चोरी करने वालों पर छापा मारना था। सब कुछ इनके परिवार वालों के अनुसार चल रहा था। उन्हें लगने लगा था कि अब बाबा मैच्योर हो गए हैं और उनका मुंबई जाकर स्ट्रगल करने का शौक खत्म हो गया है। उनके माता पिता चाहते थे कि अब बाबा के पास सब कुछ है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, अच्छी सरकारी जॉब है। वो चाहते थे कि अब वो शादी करके सेटल हो जाएं। लेकिन बाबा इस नौकरी से खुश नहीं थे। अब वो ये 9 to 5 की नौकरी नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगने लगा था कि वो अपने सिंगर बनने के सपने से दूर होते जा रहे हैं। उनके अंदर जैसे बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो इस नौकरी से बेहद ऊब चुके थे। अब वो एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जिससे उनके परिवार के बीच तूफान खड़ा हो सकता था। बाबा ने एक दिन जॉब से घर लौटते वक्त पक्का इरादा बनाया कि अब वो ये जॉब नहीं करेंगे, बल्कि मुंबई जाकर अपनी किस्मत आजमाएंगे। उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपनी माँ को फोन करके कहा कि वो ये नौकरी छोड़ रहे हैं, अब वो मुंबई जाना चाहते हैं। ये बात सुनकर उनकी माँ बहुत परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि तुम इतनी अच्छी जॉब कैसे छोड़ सकते हो? कौन लड़की तुमसे शादी करेगी? बाबा ने कहा कि उन्हें कोई शादी वादी नहीं करनी, बस अब वो मुंबई जाना चाहते हैं। माँ बाप के लाख समझाने पर भी वो नहीं माने और अपनी मारुति 800 कार लेकर ऑफिस में बिना बताए मुंबई के लिए निकल पड़े। ये वही कार थी जिसे इनके पिता ने इंजीनियरिंग की डिग्री पास करने के बाद अपने पेंशन के पैसे से खरीद कर गिफ्ट की थी। मुंबई में बाबा का एक बेस्ट फ्रेंड रहता था जिसका नाम अतुल चूड़ामणि था। किस्मत बाबा के साथ थी। इत्तेफाक से इनका दोस्त अतुल मेघना साउंड कंपनी में मैनेजर था। मेघना साउंड उस वक्त की इकलौती प्राइवेट म्यूजिक कंपनी थी। कुछ दिन बाबा अपने दोस्त के घर रहे। इसके बाद वो मुंबई में एज ए पेइंग गेस्ट रहने लगे। अब बाबा के स्ट्रगल का सफर शुरू हो गया था। बाबा ने अपने दोस्त अतुल की मदद से मैग्ना साउंड कंपनी में बात करी और अपने गाने सुनाए। कंपनी वालों को उनके गाने बहुत पसंद आए और उन्होंने बाबा के 2 एल्बम रिलीज किए। एक का नाम था दिलरुबा और दूसरी एल्बम का नाम अली बाबा था। लेकिन वो दौर पॉप सिंगिंग का नहीं था। उस समय में रोमांटिक और सैड सॉन्ग पसंद किए जाते। लोग पॉप सिंगिंग से कोसों दूर थे क्योंकि उस समय में प्राइवेट चैनल नहीं थे। बॉलीवुड का म्यूजिक इंडस्ट्री पर पूरा कब्जा था। इस कारण से बाबा के दोनों एल्बम बुरी तरह फ्लॉप हो गए। एल्बम फ्लॉप हुए तो मैग्ना साउंड ने इनसे कहा कि अभी वो इनके साथ काम नहीं कर सकते। बाबा ये सुनकर बेहद परेशान होते। इधर इनके घर वाले कहने लगे कि तुम वापस आकर फिर से अपनी जॉब शुरू कर दो। लेकिन वो किसी भी हाल में नौकरी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने पिता से कह दिया कि वो दिल्ली और लखनऊ वापस नहीं आएंगे। वो मुंबई में रहकर ही कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन बाबा अंदर ही अंदर परेशान थे कि आखिर अब वो क्या करेंगे, कैसे अपने ख्वाबों को पूरा करें और कैसे अपने परिवार वालों को प्रूव करें कि उनका डिसीजन बिल्कुल ठीक था। उसी वक्त जैसे किस्मत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। इंडिया में पहली बार MTV लॉन्च हुआ था।
वो अपने पड़ोसी के घर बैठे एमटीवी देख रहे थे। तभी एमटीवी पर फेमस इंग्लिश रैपर वैनिला आइस का पॉपुलर ट्रैक आइस आइस बेबी शुरू हो गया। बाबा को ये गाना बेहद पसंद आया और इस गाने की धुन और बोल उनके दिमाग में घूमने लगे। उन्होंने मुंबई के संतूर होटल में कमरा लिया और पूल के पास बैठकर लिखना शुरू कर दिया। फिर वो गाना लेकर अपने दोस्त अतुल के साथ मेघना साउंड कंपनी पहुंचे और सबके सामने अपना गाना सुनाया। मेघना साउंड में हर किसी को उनका गाना खूब पसंद आया और सब लोग बाबा के लिए तालियां बजाने लगे। मेघना साउंड के डायरेक्टर ने कहा कि वो इस गाने को रिलीज करेंगे। गाना था ठंडा ठंडा पानी। ये गाना सुपर हिट हो गया। ये बोलिए क्या आपको चाहिए? ठंडा ठंडा पानी। चारों तरफ इस गाने ने धूम मचा दी। हर युवा की जुबान पर बस ठंडा ठंडा पानी गाना था और एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर बाबा की फोटो के साथ छपा था, बाबा सहगल्स ठंडा ठंडा पानी क्रिएट्स वेव्स इन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री। इस तरह ठंडा ठंडा पानी बाबा का पहला पॉपुलर सॉन्ग बना। इसके बाद बाबा ने अपने दूसरे सॉन्ग दिल धड़के का वीडियो शूट किया, जिसमें पूजा बेदी हॉट अवतार में नजर आई। ये भारत का पहला प्राइवेट म्यूजिक वीडियो था। इसके बाद बाबा का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। हर तरफ बाबा छा गए। उनका करियर अपने पीक पर था। उनकी हर एल्बम सुपर हिट हो रही थी। मैं भी मडोना, डॉक्टर ढींगरा, बाबा बचाओ ना, ये वो एल्बम थी जिसने बाबा को पॉप सिंगर का बादशाह बना दिया। उन्हें वो सफलता मिल चुकी थी जिसका अंदाजा शायद बाबा को खुद भी नहीं था। अब बाबा को फिल्मों से ऑफर आने लगे। सन 1998 में बाबा को फिल्म 420 में एक्टिंग करने का मौका मिला। इस फिल्म में बाबा सहगल ने अन्नू मलिक के साथ एक गाना गाया था। ये गाना था आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। खाना खाना पीना गाड़ी में होगा सनम, आजा मेरी। ये गाना खूब कामयाब हुआ। सुपरहिट फिल्म रोजा के गाने रुक्मणी रुक्मणी का हिंदी वर्जन भी बाबा ने ही गाया था और ये गाना भी सुपर हिट रहा। कौन जीता खिड़की में से देखो जरा। बाबा सहगल अब एक कामयाब पॉप सिंगर बन चुके थे। खूब पैसा भी कमा लिया था। उन्होंने अपने लिए मुंबई में आलीशान घर लिया और लोन पर काफी महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद ली। बाबा की कामयाबी ही उनकी दुश्मन बन गई। इस कामयाबी ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब बाबा ने काफी पैसा कमा लिया था, लेकिन उस वक्त में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। बाबा की कामयाबी की खबर अब अंडरवर्ल्ड तक जा पहुंची थी। बाबा को फिरौती के लिए लगातार अंडरवर्ल्ड के फोन आने लगे। अगर वो गाड़ी खरीदने जाते या कुछ और सामान खरीदते तो उन्हें पैसों के लिए फोन आने शुरू हो जाते। पहले बाबा ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। जब 12 अगस्त 1997 को टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो बाबा को डर लगने लगा, क्योंकि उन्हें भी लगातार अंडरवर्ल्ड से जान से मार देने की धमकियां मिल रही थी। गुलशन कुमार की हत्या से बाबा इतने डर गए कि उन्होंने देश छोड़ने का फैसला कर लिया और अपनी जान बचाने के लिए सिंगापुर भाग गए। उन्होंने वहां अपना कमाया हुआ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अब जैसे किस्मत ने बाबा का साथ छोड़ दिया था। सिंगापुर में बाबा का बिजनेस बुरी तरह डूब गया। सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने मुंबई में भारी लोन पर प्रॉपर्टी ली थी, लेकिन अब उनके पास बैंक का लोन उतारने तक के पैसे नहीं बचे थे। वो पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। उन्हें सिंगापुर छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा। बाबा को दोबारा अपने करियर की शुरुआत करनी थी। उन्हें उस वक्त में जी टीवी का म्यूजिक शो फ्लिप्स टॉप 10 होस्ट करने का मौका मिला, जिसे वो जावेद जाफरी के साथ मिलकर होस्ट करने लगे। लेकिन जो कामयाबी बाबा छोड़कर गए थे वो उन्हें वापस नहीं मिल रही थी। एक बार वक्त ने फिर करवट बदली। बाबा हैदराबाद एयरपोर्ट पर बैठे थे। अचानक तमिल एक्टर चिरंजीवी वहां से गुजरे तो उन्होंने बाबा को पहचान लिया। उन्होंने बाबा से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी चिरंजीवी को बता दी। अगले दिन चिरंजीवी ने उन्हें फोन किया और अपनी तेलुगु फिल्म में उन्हें एक गाना दे दिया। वो गीत था रूप तेरा मस्ताना।
रूप तेरा मस्तहना नीकु तेरा व्यस्तहना। किस्मत ने बाबा का एक बार फिर साथ दिया और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए खुल गए। उन्हें अब तेलुगु फिल्मों से काम मिलने लगा, लेकिन बाबा एक बार फिर संगीत सीखने के लिए अमेरिका चले गए। इस बार जब किस्मत उनसे रूठी तो फिर कभी राजी नहीं हुई। जब बाबा अमेरिका से वापस आए तो फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ बदल चुका था। अब उनके पास कोई काम नहीं था, सब उन्हें भुला चुके थे। उन्हें बिग बॉस में आने का मौका मिला, लेकिन बाबा फिर कभी उस ऊंचाई को नहीं छू पाए जिसे वो छोड़कर गए थे। अब बाबा मुंबई में ही गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं और YouTube पर बाबा सहगल इंटरटेनमेंट चैनल पर गाना गाते हैं। अगर आपको बाबा सहगल का गाना पसंद था तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।